एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दिवाली के बाद जो आए हैं आज। और अभी स्वागत अगला 4-5 दिन तक होते ही रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ देखो, हम यदि एक आध चैप्टर छोड़ दें पढ़ाने में तो सिलेबस नहीं ख़त्म हो पाए, क्योंकि बड़ा है, टाइम तो लग ही देख ही रहे हो कि टाइम लग रहा है। अच्छा, जितना पढ़ाते हो उतना बुक में जाके देखो, एक एक चीज़ बुक में मिलेगा, और जब तुम यहाँ से पढ़ के बुक को देखोगे तो लगेगा सब समझा हुआ है। तो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम छोड़ नहीं सकते। अब कहिएगा कि दिवाली और छठ की छुट्टी में पढ़ा रहे हैं, हो सकता है ना क्रिटिसाइज, मतलब क्रिटिसाइज करने के व्यू से आप हो सकता है ये बात बोलें, या कोई टीचर बोलें कि बहुत पढ़ाकू है, या मतलब अनशन तो बोलते ही रहता है ना आदमी, तुम सही करो गलत करो जो करोगे बोलबे करेगा, आदमी बोलेगा ही। तो हम एक सिंपली समझते हैं बात कि मोटा मोटी कि बात पढ़ाकू या पढ़ाने की नहीं है, बात है सिलेबस की, और सिलेबस बड़ा है तो कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा। तो एक आधा चैप्टर छोड़ देते, उससे तो बढ़िया है ना कि रेगुलर क्लास हो रही है और आपको वीडियो मिल रहा है। एक ऑप्शन तो है कि या तो आप क्लास आके क्लास कर लीजिए, और नहीं तो घर पर क्लास कर लीजिए, और नहीं तो समझिए कि वो चैप्टर पढ़ाया ही नहीं गया, तो यही ना समझा जाएगा। लेकिन ये समझना नहीं है, पढ़ाया गया है, इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। और पढ़ाया नहीं गया, बहुत ढंग से पढ़ाया जा रहा है, प्रॉपर पढ़ाया जा रहा है। अब आप ध्यान नहीं देंगे तो ये अलग बात है। चलिए, अब जो कल नहीं आए थे वो नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आए थे वो देखिए, उनका देखना ज़रूरी है, क्योंकि समझ तो वही पाएंगे, या फिर वीडियो कर लिए हैं तब आपको फिर दिक्कत नहीं होगा। आप हेडिंग कल डाले थे स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, यही था ना? पिछला हेडिंग यही था ना? लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। आप ये जो सुक्रोज बोल रहे हैं ना, ये वही चीनी ही है रे। सबसे पहले ये बताओ इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये होता है C12H22O11, ये होता है। और इस ये एक लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल है, और इसी को भी हम थोड़ा ढंग से समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर पर, फिर जाना पड़ेगा फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर पर, और तब हम समझ पाएंगे किसके स्ट्रक्चर को, सुक्रोज के स्ट्रक्चर को। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको कल बताया गया था, लेकिन ग्लूकोज में भी 3 तरह का ग्लूकोज होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक बीटा डी ग्लूकोज, और एक डी प्लस ग्लूकोज। याद है ये सब बात कि ये सब आपको बताया गया था? तो ग्लूकोज में आप चले जाइए अल्फा डी ग्लूकोज पर, अल्फा डी ग्लूकोज। तो हम क्या करते हैं कि कल जो जो काम हम किए हैं आज उसी काम को हम दोबारा फिर से करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। और आपको क्या करना है, सिर्फ ईमानदारी से इधर बोर्ड पर देखना है, ध्यान दीजिएगा इधर, नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा, फिर आप परेशान होइएगा कि हम किए क्या हैं यहाँ पर। टेक्निक यदि पकड़ लोगे ना तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, नहीं टेक्निक पकड़ोगे तो बहुत कुछ है, फिर कुछ पता नहीं चलेगा। देखो, ग्लूकोज में तो ये 6 मेंबर ड्रिंक था, याद करो इधर ऑक्सीजन था, ये भी याद करो कि यहाँ पर हम इसको 1 नंबर दिया करते थे। तो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5। हम बस याद दिलाते हैं कि देखो अल्फा डी ग्लूकोज को तुम कैसे कैसे बना के सोच के कैसे कैसे तुम उसको याद रख सकते हो। आप यह भी याद करो कि सब कितना कितना बॉन्ड बनाया था, 2 2 बनाया था ना? याद कीजिए, यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या था, CH2OH, और यहाँ पर था H। आप याद कीजिए, यह भी आपको बताया गया कि ये सब जो पॉइंट बन रहा है ये वास्तव में क्या है, कार्बन है ये, इसीलिए तो 4 बॉन्ड पूरा हुआ है। अब आप याद कीजिए अल्फा डी ग्लूकोज, एक था अल्फा डी साइक्लिक ग्लूकोज की भी हम बात कर रहे हैं, एक था अल्फा डी ग्लूकोज और एक था बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो था उसमें याद करो
इस तरफ OH था और आपको बोला गया था कि जो भी चीज़ इस तरफ हो उसको नीचे लिखना है। तो आप यदि ध्यान से वहाँ देखेंगे ना तो आपको लगातार 2 गो OH मिलेगा। क्या देखिए ऐसा है वहाँ? तो आपको एक OH यहाँ मिला, इस OH को हम ऐसे भी दिखाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी लगातार आपको देखो ना, लगातार OH ही मिलेगा 2। अच्छा यहाँ OH मिला तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? H। अगला में यहाँ पर और यहाँ पर, यही है अल्फा डी ग्लूकोज। याद करो, ऐसे नहीं याद रखते थे हम लोग। अच्छा बीटा डी ग्लूकोज बनाना हो तो इसी को एक्सचेंज कर देंगे, OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा। इतने से C* का पोजीशन चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, बातें बदल जाती हैं। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज। अब जो लोग कल नहीं पढ़े हैं, हम कैसे आपको समझाएं कि ऐसा होता है? इसीलिए बोले कि जो नहीं कल क्लास किए उनके लिए थोड़ा दिक्कत है। तो एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का लो और एक मॉलिक्यूल तुम ले लो बीटा डी ग्लूकोज नहीं, बीटा डी फ्रक्टोज का। तो पहले उसके लिए तो आपको फ्रक्टोज सोचना पड़ेगा। फ्रक्टोज बताओ कितना मेंबर हुआ करता था? 5 मेंबर। यही था ना? याद करो, ये कार्बन दूसरा नंबर हुआ था, ये हुआ था तीसरा नंबर, ये चौथा, ये 5वां। याद आ रहा है? यहाँ पर भी कितना बॉन्ड बनेगा? 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड। याद करो CH2H इधर ही न कहीं था, तो ये मतलब इसी साइड था ना, क्योंकि ये 2 है, मतलब 2 है तो 1 या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। और छठा नंबर का कार्बन इधर था। छठा नंबर के कार्बन में आप याद कीजिए, यहाँ पर था CH2OH और यहाँ पर H। आप यदि पहला स्ट्रक्चर की बात करें अल्फा डी ग्लूकोज की, सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज की, अरे 2 गो साइक्लिक में पहला था अल्फा डी फ्रक्टोज और दूसरा था बीटा डी फ्रक्टोज। तो अल्फा डी फ्रक्टोज में आप देखिएगा तो हमारे ख्याल से CH2OH ऊपर में होगा, और हम चूंकि बीटा डी फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो ये इस चलाएगा नीचे। तो ये है CH2OH। यहाँ क्या है? OH। यहाँ क्या है? H होगा, यहाँ पर OH, यहाँ और यहाँ H। तो ये हो गया आपका बीटा डी फ्रक्टोज। अब तुम एक बात बताओ, तुम इसको ग्लूकोज कह रहे हो, उसको फ्रक्टोज कह रहे हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और इसका भी फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। यदि दोनों मॉलिक्यूल को हम डायरेक्ट मतलब दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मूला को डायरेक्ट जोड़ दें, फॉर्मूला क्या बनेगा? C12H24 और O12। लेकिन कोई भी बॉन्ड फ्री नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये और ये कभी भी डायरेक्ट जुड़ने वाला नहीं है। यदि जुड़ेगा तो जरूर कोई ना कोई बॉन्ड टूटेगा और तब जाके ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होना संभव नहीं है। तो देखिए कौन सा बॉन्ड टूटता है, कौन सा बॉन्ड जुड़ता है और कैसे जुड़ता है, इस सब बात को समझिए। यहाँ पर जो आप इस O और H को देख रहे हैं, इस O और H को आप कुछ ऐसे कीजिए, इसको आप इस तरह से लिखिए ऐसे। और ये दोनों जब आपस में मिलता है ना, तो कुछ इस तरह से बॉन्ड का मतलब कुछ इस तरह से, यहाँ से एक निकलता है H और यहाँ से निकलता है OH। हमको इस तरह से दिखाना हमारी मजबूरी है,
क्योंकि इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है कि बीच से काट के तो दिखा नहीं सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक हाइड्रोजन और एक OH ये दोनों मिलके वाटर को रिमूव कर देता है। फॉर्मूला भी क्या बना था जब आप दोनों को जोड़े थे? तो C12H24O11 O12 तो हमने कहा कि कोई बॉन्ड फ्री ही नहीं है तो फिर जुड़ेगा कैसे? तो बॉन्ड को हम फ्री कर रहे हैं। C1 पोजीशन के OH से हाइड्रोजन और बीटा डी के C2 पोजीशन से, अच्छा ये पोजीशन क्या है 1, C2 से क्या निकाल रहे हैं OH, ये दोनों मिलके H2O बनाता है। अब H2O बनाएगा तो बताओ कि ये जो बॉन्ड फ्री हुआ यही ना इस बॉन्ड से आके जुड़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कितना हाइड्रोजन निकला? एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2, और एक ऑक्सीजन निकला। तो 2 हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? C12H22 और वो कितना हो जाएगा 11, और जो बनेगा रिजल्टिंग कंपाउंड वही क्या कहलाएगा? सुक्रोज, जिसको आप चीनी कहते हैं। तो इसको तो हमको दिखाना पड़ेगा ना कि ये जब बनाएगा तो बनाएगा कौन चीज़, क्या बनाएगा। तो जो बनाएगा उसके लिए अब हमको फिर से इस दोनों स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो अब अगला पेज में हमको फिर से ये स्ट्रक्चर बनाना है दोनों का दोनों, और देखिए इसको कैसे बनाएंगे इस बात को समझो। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ क्या बचा हुआ है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन से। और ये ऑक्सीजन अब जुड़ेगा किससे? फिर कार्बन से। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वह अल्फा डी ग्लूकोज के C1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यही वाला ऑक्सीजन दूसरी तरफ से बीटा डी फ्रक्टोज के सेकेंड कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो हमको क्या करना है इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए? सबसे पहले आप ये ईथर फंक्शनल ग्रुप ले लो। ईथर फंक्शनल ग्रुप में एक बॉन्ड इधर दिखा दो और एक बॉन्ड इधर दिखा दो। इधर हम इसलिए दिखाए हैं कि एक तरफ हमको ग्लूकोज को दिखाना है और एक तरफ हमको फ्रक्टोज को दिखाना है। अब आप ये बताइए कि ग्लूकोज को दिखाने के लिए कितना मेंबर का रिंग होना जरूरी है? 6 मेंबर्ड। तो 6 मेंबर्ड रिंग होना जरूरी है, तो हमको 6 मेंबर का अब इस पोजीशन पर रिंग बनाना पड़ेगा। देखो 6 मेंबर रिंग बना। यहां पर क्या करें? यहां 5 मेंबर रिंग बनाना पड़ेगा। 5 मेंबर रिंग बनाएंगे तो इट सीम्स लाइक दैट। बोलिए ऐसा दिखेगा? कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी चीज़ों को पुट कर दीजिए, जैसे वहाँ है एग्जैक्ट वैसे ही उतार दीजिए। तो वहाँ कैसे है और क्या है इस बात को समझो। इस बॉन्ड को देखो। अच्छा ये जो है कार्बन, ये पहला कार्बन है ना, ये है पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा तो ऊपर होगा, ये दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब जो जैसे है वैसे लिखना यदि हो तो पहले तो बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा ना। तो बॉन्ड को दिखाइएगा तो बताओ ये एक बॉन्ड और बनाएगा? बोलो ये एक और बॉन्ड बनाएगा? अब जो ये बॉन्ड बनाया है वो किसके साथ बनाया है? तो C1 का, C1 पर आओ, ऑक्सीजन जुड़ गया इससे, तो इस पर क्या बचा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे? हाइड्रोजन। ये OH निकला, क्या बचा हुआ है? CH2OH। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे? CH2OH। बस इतने दूर का काम हुआ है। बाद बाकी जो पीछे वाला जो काम है वो एग्जैक्ट डिट्टो सेम उतर जाएगा। तो डिट्टो सेम उतरेगा तो कैसे कैसे उतरेगा आप याद करो, क्या क्या किए थे आप। पहले तो यहाँ पर बॉन्ड दिखाना पड़ेगा, यहाँ भी, इस सब जगह पर। याद करो यहाँ पर क्या दिए थे नीचे? OH, H, OH नहीं है। याद करो यहाँ ना OH था, तो OH तो गया, वो तो बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर क्या है होगा? H, OH। और नहीं तो स्ट्रक्चर पीछे है, पलट के देखिए। यहाँ पर क्या होगा? OH और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2OH। ये हो गया। अब इस बॉन्ड के तीसरे पोजीशन को ले आइए। तीसरा पोजीशन में नीचे क्या है? H, तो यहाँ होगा H, यहाँ OH, यहाँ क्या है? OH, यहाँ, और यहाँ है CH2OH, और यहाँ क्या है? H।
ये जो मॉलिक्यूल बना यही है चीनी, यही है ग्लूकोज, यही लंबा चौड़ा मॉलिक्यूल, ऐसे ही इसको बनाया जाता है। अब एक चीज़ बताओ कि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है। इस दोनों कार्बोहाइड्रेट को हम यदि अलग करना चाहें तो किस बॉन्ड को तोड़ देने से ये अलग हो जाएगा? ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड। ये जैसे ही टूटेगा ये मॉलिक्यूल अलग और ये मॉलिक्यूल अलग। तो जिस बॉन्ड के तोड़ देने से, जिस बॉन्ड के तोड़ देने से दोनों का दोनों कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाएगा, यही बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंधन, या हिंदी में इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडी बंधन। तो ये ग्लाइकोसिडिक बंधन क्या है? हम कहेंगे कि वह कार्बोहाइड्रेट में वह बंधन जो दो कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडी बंधन। अब देखो, ये जो है ये है अल्फा कार्बन, ये क्या है? सॉरी, अल्फा कार्बन बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो घेरे हम इसको, यही क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडी बंधन। अब ग्लाइकोसिडिक बंधन में दो लिंक होता है, एक होता है अल्फा लिंक और एक होता है बीटा लिंक। तो अल्फा लिंक मतलब जो बॉन्ड अल्फा डी ग्लूकोज की तरफ से बना है, यानी ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं अल्फा लिंक। और ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसको क्या बोला जाता है? बीटा लिंक। क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक बंधन दो तरफ जोड़ेगा, दो कार्बोहाइड्रेट को। तो यदि हम अल्फा लिंक की बात कर रहे हैं, जैसे हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के अल्फा लिंक पर चले जाइए आप, इसका मतलब हम उस बॉन्ड की बात कर रहे हैं जो अल्फा डी ग्लूकोज की तरफ बना हुआ है। और यदि हम बीटा डी बोलते हैं तो बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये हो गया आपका चीनी, सुक्रोज, इसी को हम लोग बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। क्या इस बात को समझ गए आप? अब सुनिए आप आगे। तो जिस तरह से इसका निर्माण हुआ है, इसी तरह से इसका डिसोसिएशन भी होगा। अब तुम ही बताओ, क्या बात है रे, पीछे खड़ा है तुम? क्या बोला? तुम्हारा बैच भी नहीं चल रहा है? तुम्हारा बैच नहीं चल रहा है, तुम बैठ के क्या करेगा? जाओ घर जाओ, घर जाइए, जब मन हुआ तब आए, जब मन हुआ नहीं आए। चलो निकलो। टाइमिंग नहीं बैठ रहा है? नहीं पता था? अरे कहाँ से पता रहेगा? तुम रेगुलर रहेगा तब ना पता। जाओ, क्या झूठे का बैठ के डिस्टर्ब तुमको? नहीं, बाहर निकलो, जाओ बाहर जाओ, नहीं पढ़ना है। सुनाई पड़ा जो बोले सो? चलो बाहर जाओ, बाहर जाइए। ऐसे में पीट देंगे तो कहोगे कि पीट दिए। बार बार बोल रहे हैं कि बाहर जाओ, तो नहीं समझ में आ रहा है तुमको? नहीं, हाँ बाहर जाओ। ये सब बात करेंगे तो 9 बजे फ्री होंगे तब बात करेंगे, उतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बोले ना बाहर जाने के लिए, नहीं है हमारे पास फुर्सत। क्या बात करना है तुमको? तुम मेंटल है क्या रे? जाओ जाओ बाहर, वहाँ ऑफिस में माधव है, उससे जाके बात करो। तुम्हारा लेवल थोड़ी है जो हमसे तुम बात करेगा। क्या तुमसे 2 मिनट बात करेंगे हम? पिटा जाएगा तुम। चलो जल्दी जाओ, वहाँ जाओ, ऑफिस जाके बैठो। ठीक है, हम यहाँ से फुर्सत में आते हैं तो आते हैं। जाओ ऑफिस में बैठो, जाओ सोफा पर बैठ जाओ, आराम से आराम करो, पढ़ लिख के कुछ होता है। समझ गए यहाँ तक? अब आगे का बात सुनिए, सुनो इधर। अब जब इसी मॉलिक्यूल को तुम पानी में डालते हो तो पानी में हो जाता है इसका जल अपघटन।
और जब जल अपघटन होता है तो जल अपघटन होगा तो जल टूटेगा H प्लस में और वो H माइनस में, और ये बॉन्ड भी कहीं ना कहीं से टूटेगा, एक तरफ जुड़ेगा H और एक तरफ जुड़ेगा OH। तो वास्तव में ये बॉन्ड या तो ये टूटेगा ये टूटेगा। यदि ये टूटा तो O पर आएगा माइनस, C पर आएगा प्लस। समझ रहे हैं? O पर माइनस और C पर प्लस, वाटर देगा H प्लस और OH माइनस, OH माइनस जुड़ेगा इससे और H प्लस जुड़ेगा O माइनस से। तो अब बताइए कि ये फ्रक्टोज अलग हो जाएगा और ग्लूकोज अलग हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए आपको बोला गया था कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड का मतलब देखो बताया गया ना कि एक होता है मोनोसेकेराइड, एक होता है ओलिगोसेकेराइड और एक होता है पॉलीसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड में जो 2 से 10 यूनिट तक आपको मोनोसेकेराइड दे, तो ये है डाइसेकेराइड। 2 से 10 में यदि 2 दिया, 2 यूनिट मोनोसेकेराइड दिया तो वो कहलाएगा डाइसेकेराइड। यदि 3 यूनिट देता तो ट्राइसेकेराइड, 4 यूनिट देता तो टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड, हेक्सासेकेराइड, डेकासेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो हम डाइसेकेराइड यदि बोल रहे हैं तो एक्चुअल में डाइसेकेराइड का मतलब ही है ओलिगोसेकेराइड का एग्जाम्पल। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है। तो हम ये बात लिख भी सकते हैं कि ग्लूकोज इज डाइसेकेराइड which upon hydrolysis gives 1 molecule of alpha D glucose and 1 molecule of beta D fructose। सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो जिसके जल अपघटन के पश्चात एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज प्राप्त होता है और एक मॉलिक्यूल बीटा डी फ्रक्टोज प्राप्त होता है। क्लियर है? ये सब आपको अब लिखना पड़ेगा इसमें। तो फटाफट इसको बनाइए। तो पहले आप इसको बनाइए और फिर उसको बनाने का प्रयास कीजिए।
अब इसको यहाँ बनाओगे या घर पर बैठ के? आधा उतार रही हो? ठीक है, बनाओ। इसको बनाने का देखो ना तरीका यही है, इधर देखो। ऑक्सीजन इस तरह से दो बना लो और फिर यहाँ से रिंग बना लो। और ज़रूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाए, छोटा छोटा स्ट्रक्चर बना के इसको ख़त्म कीजिए। मतलब इस तरह से, इधर से हम चूँकि इस तरफ घूमे हुए इसलिए दिक्कत हो रहा है, मतलब तरीका ये होता है, ऐसे चलिए। अब फटाफट खींचिए, उतारिए, बनाइए। अब देखो इतना सारा चीज़ कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, ये सब चीज़ एक बार यदि याद कर लोगे ना, ग्लूकोज को, ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज को, और अभी तक के क्लास को समझे हो यदि, तो वो ऑटोमेटिक बनता चला जाएगा। हाँ, एक दो बार तुमको प्रैक्टिस करना पड़ सकता है, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे होगा। और हम लोग भी इसी तरह से ट्रिक से याद रखते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और याद रखना भी पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। एनसीईआरटी बुक लाए हैं कोई? एनसीईआरटी बुक है किसी के पास? नहीं, कोई बात नहीं, ये स्ट्रक्चर दिखाते कि उसमें भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया है। डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो लगेगा कि क्या विचित्र फोटो बनाए हुए हैं, लेकिन विचित्र नहीं है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि यहाँ पर जो ग्लाइकोसिडिक बंधन बना है उसमें अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा कार्बन इन्वॉल्व हुआ है? C1, C1, और बीटा डी फ्रक्टोज का C2। तो C1 C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है इसमें, C1 अल्फा डी ग्लूकोज का और C2 बीटा डी फ्रक्टोज का। अच्छा, ये जो डाइसेकेराइड है ये टूटेगा तो सेम टाइप का मॉलिक्यूल देगा या डिफरेंट टाइप का? डिफरेंट टाइप का। तो जब ज़्यादा बोर हो जाएगा तो निकल जाना तुम, ठीक है? हाँ, अभी वहाँ एकदम कलमच वैसे बैठे रहो। चेंज करें इसको? अब देखो इसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखाएगा कि सुक्रोज एक डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसके जल अपघटन के पश्चात एक अणु अल्फा डी ग्लूकोज तथा एक अणु बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, यानी दो मोनोसेकेराइड देता है। और घबराओ नहीं, अभी ऐसा ऐसा बहुत स्ट्रक्चर है इसमें, ये तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर तुम देखा है। अभी अभी तुम देखो ना क्या क्या बनेगा इसमें से। आज खाली स्ट्रक्चर बेसिस काम है। एगो ये हो नहीं रहा है, वो कना होगा, वो होगा, सब होगा। बस दो चार लाठी लगेगा, सब होने लगेगा। चलिए नीचे रो दीजिए, लिखिए। अरे इसका इसका ना पीडीएफ बना हुआ था, हमको ध्यान नहीं था, इसमें हिंदी इंग्लिश सब लिखा हुआ है। तो भेज नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ कुछ जहाँ तहाँ एरर है, तो साथ में चलना पड़ेगा। लिखिए तो, नीचे एरो देके लिखो तो। सुक्रोज इज डाइसेकेराइड which upon hydrolysis gives alpha D glucose एंड बीटा डी। नीचे में लिखा हुआ है सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जिसके जलयोजन के पश्चात, ये भाग गया है।
फटाफट देख के लिखो सब। इससे हिंदी इंग्लिश का लफड़ा खत्म हो जाएगा, बहुत दिक्कत होता है लिखाने में। जो लाइन अभी आप लिख रहे हैं क्या वो समझा हुआ है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? अच्छा, आपको याद है आप टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पढ़े थे? टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट आप याद करो, एल्डिहाइड देता था लेकिन कीटोन नहीं देता था। हेडिंग डालिए, मोनोसेकेराइड। किसको? मोनोसेकेराइड पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ और डिटेल में बातें आएगी। अब मोनोसेकेराइड का परिभाषा नहीं आ रहा है, कुछ दूसरा चीज़ आ रहा है। मोनोसेकेराइड का परिभाषा क्या था? क्या था डेफिनेशन? जिसका जल अपघटन नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर मोनोसेकेराइड के बारे में कुछ अलग बातें लिखी हुई है। क्या ये लाइन पूरा कर चुके हैं आप? क्योंकि इरेज करते जाना है हमको इसको, और ये एक बार इरेज होगा दोबारा आएगा भी नहीं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फल इसको देखिए। लिखा हुआ है कि सभी मोनोसेकेराइड टॉलेन अभिकर्मक तथा फेलिंग सॉल्यूशन के साथ धनात्मक परीक्षण देता है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होता है। ऑल मोनोसेकेराइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन। आप याद कीजिए, एक है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक है पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन ही ना टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता था। लेकिन इसमें ना एक एक्सेप्शनल बात है जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको कभी बाद में परेशान कर सकता है। आप याद कीजिए, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसान होता है जबकि कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड को कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन कीटोन को कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो कमजोर ऑक्सीकारक है, वह ऑक्सीडाइज नहीं करता है। आपको बताया गया था कि टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन ये दोनों जो है ना, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है लेकिन कीटोन को नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि ऑल मोनोसेकेराइड गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन बिकॉज इट कंटेन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड भी है और कीटोन है। जो एल्डिहाइड है वो तो पॉजिटिव टेस्ट देता ही है, लेकिन जो मोनोसेकेराइड कीटोन रखता है वह भी देता है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट। यानी यदि हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। चूंकि आप एल्डिहाइड कह रहे हैं तो वह टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा वो। लेकिन यदि हम कीटोन की बात करें तो याद करो, कीटोन नहीं ना देता था, लेकिन फ्रक्टोज देता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। अब आप कहेंगे सर ये कैसे होता है? तो इसमें खाली आप एक बात याद रखिएगा, बीटा डी फ्रक्टोज हो या अल्फा डी फ्रक्टोज हो, है उसमें कीटोन, लेकिन वह आइसोमेरिक फॉर्म में एल्डिहाइड में इंटर कन्वर्टेबल होता है, वो चेंज करता रहता है। तो बस इतना ही बात आपको याद रखना है कि यदि कोई आपसे पूछे ना कि मतलब कभी कभी ना जो ज़्यादा जानकार लोग हैं, सब क्वेश्चन उठा देते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो ग्लूकोज है वो क्या है, तो आप बोलेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी। पहले तो पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है। मतलब एक कंसेप्ट के ख्याल से हम आपको बता रहे हैं कि एक इमेजिनेशन देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन अराइज होता है। पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो आप कहेंगे कि या तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा। ये बात पूछा गया। दूसरा पूछा जाएगा कि ठीक है तो ग्लूकोज क्या है, मतलब ये टॉलेंस रीजन टेस्ट देगा या नहीं देगा, तो आप बोलेंगे हाँ देगा। पूछेंगे क्यों, तो आप कहेंगे कि भाई ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और हम जानते हैं एल्डिहाइड टॉलेंस रीजन टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, तो देगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि क्या फ्रक्टोज देगा टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट? क्या फ्रक्टोज का रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ हो तो क्या ये सिल्वर मिरर टेस्ट या CO2 का जो रेड प्रिसिपिटेट बनता था वो क्या बनेगा? तो इसमें जवाब होगा हाँ बनेगा। तब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कीटोन तो नहीं देता है, तो फिर ये कैसे देगा?
तो इसमें बस एक बात बोलना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है ना, वह आइसोमेरिज्म के थ्रू एल्डिहाइड मॉलिक्यूल में चेंज होता रहता है रिवर्सिबल प्रोसेस में, जिसकी वजह से वह देता है। हालांकि ये बात आपको पढ़ना नहीं है, आपको खाली बस ये जानना है कि ऑल मोनोसेकेराइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन, चाहे वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो चाहे वह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। तो ये बात आप लिखेंगे, मोनोसेकेराइड के बारे में ये एक विशेष बात था, इसीलिए हेडिंग डाल के आपको लिखाना पड़ा। लिखिए। तो यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि नॉर्मल एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, नॉर्मल कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। जबकि जब आप कार्बोहाइड्रेट के केस में आएंगे तो जो भी मोनोसेकेराइड है जिसमें एल्डिहाइड कीटोन है मैक्सिमम देता है, एक आध गो है जो नहीं देता है। हम वो एक्सेप्शनल बात बता देंगे आपको, वो सब याद रखिएगा, क्योंकि वो उस आइसोमेरिज्म के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। अब चूंकि इतना डिटेल आपको पढ़ाना नहीं है, नहीं तो वो सब बात भी बताते हैं, ऐसे ही बहुत बात है इसमें पढ़ना। तो आगे चल के आप इसमें भी देखेंगे कि कुछ देता है, मतलब बहुत देता है, बहुत बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, लेकिन कुछ है जो नहीं देता है। तो उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार का हो जाता है, एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक है इन्वर्ट शुगर। सॉरी, एक है रिड्यूसिंग शुगर और एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हो गया। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर आदमी को नहीं लिखना है, हिंदी मीडियम वाले लोग हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले लोग इंग्लिश में। ये दो लाइन में कह रहे हैं कि नहीं हुआ अभी तक, कैसे नहीं हुआ अभी तक? तुम लिख लिया रे। तो चेंज करें इसको, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, देखिए इधर यहाँ लिखा हुआ है रिड्यूसिंग शुगर, अपचाई शर्करा इसको हिंदी में बोलते हैं। सुन लो, वह सभी कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, मतलब रिएक्शन करेगा, उस सभी को क्या कहा जाता है? रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं देता है पॉजिटिव टेस्ट, उसको कहा जाता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर दो टॉपिक आ जाएगा, एक रिड्यूसिंग शुगर और एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुन लो हिंदी में नाम, अपचाई शर्करा, अनअपचाई शर्करा। Such carbohydrates are called reducing sugar, which gives positive test with टॉलिन्स reagent और फेलिंग सॉल्यूशन। वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन के साथ धनात्मक परीक्षण देते हैं, उसे अपचाई शर्करा कहा जाता है। इसके आंसर में ग्लूकोज भी है और फ्रक्टोज भी है, जबकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। और आगे देखो एक लाइन लिखा हुआ है, सुक्रोज इज डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जैसे ही आप बोले नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसका क्या मतलब? वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, वहाँ पर ना सिल्वर मिरर बनने वाला है, ना ही CO2 का रेड प्रिसिपिटेट नीचे में जाके बैठने वाला है। तो ये तीन एग्जाम्पल आप जरूर याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ऑल ऑफ दिस। नॉन रिड्यूसिंग शुगर मात्र सिर्फ कौन है? सुक्रोज। इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह का, तो लिखिए तो फटाफट इसको क्वेश्चन। और ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, अपचाई और अनअपचाई शर्करा से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर? रिड्यूसिंग शुगर जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करे, टेस्ट दे। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो ये टेस्ट ना दे।
तुम बस यहाँ एग्जाम्पल तक पहुँचना, यहाँ तक के आगे लिखना मत कुछ, यहाँ के आगे लिखना मत। इसलिए मत लिखना क्योंकि आगे एक हेडिंग तुम डाल देना, जैसे यहाँ पर हेडिंग है ना रिड्यूसिंग शुगर, वैसे ही एक हेडिंग क्या डालेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, हिंदी में अनअपचाई शर्करा। और यहाँ पर जो सेंटेंस है इसी को खाली निगेटिव कर देना। क्या होगा परिभाषा उसका, वैसे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलियन के साथ धनात्मक परीक्षण नहीं देते हैं उसे अनअपचाई, अनअपचाई और नो ऐसे अनअपचाई शर्करा कहते हैं। उसके एग्जाम्पल में लिख देना सुक्रोज, सुक्रोज। ये लाइन लिखना ही मत क्योंकि वो उसमें आ जाएगा फिर। तो मुख्य रूप से ये 3 एग्जाम्पल रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल में याद रखना होता है, याद रखिएगा इसको। अगला हेडिंग डाल लो, अनअपचाई शर्करा, इंग्लिश में नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और सेंटेंस को बना दीजिए। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, सच कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर विच डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों लोग अपने हिसाब से बना लीजिए इसको। पहले अपचाई शर्करा एग्जाम्पल, फिर अनअपचाई शर्करा एग्जाम्पल में सुक्रोज लिख देना। और एग्जाम्पल में सुक्रोज लिखोगे तो फिर ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। तुम समझा जो हम बोल रहे हैं कि क्या करना है। हो गया क्या? अच्छा, कल क्लास जो था वो 6 से 9 अनाउंस था, आज क्लास अनाउंस था 6 से 7:30। तो 609 अनाउंस था इसीलिए 6-7 को लोग आए थे, और 6 से 7:30 अनाउंस हुआ तो लगा कि हाँ आज जल्दी है, छुट्टी हो जाएगा, चलो। ऐसा है क्या? दिवाली मना रहे थे? हाँ होता ही है, रात धुइयाँ लगा होगा नाक में, बच्चा सब बेहोश होगा, मतलब दिवाली के दिन। सही है आप लोगों का। अगला हेडिंग डालिए, अपवर्त शर्करा। सुनो इधर, एक पढ़े आप रिड्यूसिंग शुगर, एक पढ़े आप नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, इन्वर्ट शुगर। इसका ये चीज़ अलग है, ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड नहीं है। अब देखो यहाँ अलग क्या है, इधर इधर पहले हमारी तरफ देखो। सुक्रोज किस किस चीज़ से मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज। यदि हम
यदि हम इस मॉलिक्यूल को पानी में तोड़ें, इस मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल एक अलग हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल एक अलग हो जाएगा। तो मान लीजिए आप कि आप 5 मोल लेते हैं चीनी, 5 मोल चीनी लेते हैं और आप पानी में डालते हैं उसको। तो 5 मोल चीनी लीजिएगा, पानी में डालिएगा और उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो थोड़ा एसिड डाल के, तो ये आराम से टूट जाएगा। तो आप ये बताइए कि 5 मोल चीनी से 5 मोल ग्लूकोज और 5 मोल फ्रक्टोज मिलेगा, हाँ या ना? 10 मोल से 10-10 मोल। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप सुक्रोज का जल योजन करवाएंगे तो आपको समान मात्रा में, समान मोल में ग्लूकोज मिलेगा और फ्रक्टोज मिलेगा, मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण मिलेगा। उसी मिश्रण को कहा जाता है अपवर्त शर्करा। यहाँ पर बोर्ड पर देखिए जो चीज़ें लिखी हुई है उसको समझिए। क्या लिखा हुआ है? सुक्रोज के जलयोजन के पश्चात ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपवर्त शर्करा। क्या बहुत बड़ा बात हो गया क्या ये? अच्छा, एक बात और ध्यान दो इधर। कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जब कोई भी कार्बोहाइड्रेट, खास करके ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जब आप उसका जल, तुम वहां कैसे चली? तुम इधर ना बैठी हुई थी रे, वहीं थी तुम? हाँ, केहन आदमी है। तब क्या बोले? और वहीं थे? अच्छा, कल यहाँ थे? ओ, देखो, तो कोई भी ओलिगोसेकेराइड हो या पॉलीसेकेराइड हो, उसका जब आप जल अपघटन करवाते हैं तो वो हमेशा ग्लाइकोसिडिक बंधन को तोड़ता है। और यदि आपसे कोई पूछे कि ये जैसे आप याद करो स्टार्च के बारे में बताए थे ना कि ये ग्लूकोज का बहुलक है, तो ग्लूकोज जो बहुलक का निर्माण करता है, पॉलीमर का निर्माण करता है, जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है, तो उसमें सभी अल्फा डी ग्लूकोज आपस में किस चीज से जुड़ा हुआ रहता है? यही ग्लाइकोसिडिक बंधन से। एक तरफ से एच निकलेगा, एक तरफ से OH। मतलब ये ऑक्सीजन दो तरफ से दो को जोड़ ले रहेगा। तो चाहे वो कोई भी हो, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे तो और डिटेल में जानोगे, लेकिन ये बात तुम हमेशा याद रखना कि एक कार्बोहाइड्रेट दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथा से, चौथा पांचवा से, ये सब आपस में किस बंधन द्वारा जुड़ा रहता है? ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा। और जैसे ही आप उसका जल अपघटन कराते हैं, वो सारा का सारा ग्लाइकोसिडिक बंधन टूट जाता है। और जैसे ही सारा का सारा ग्लाइकोसिडिक बंधन टूटेगा तो सब अकेला हो जाएगा। जल अपघटन होगा तो सीधे मोनोसेकेराइड पर आके रुकेगा। यानी पॉलीसेकेराइड भी है तो जल अपघटन होगा तो मोनोसेकेराइड पर आके रुकेगा, ओलिगोसेकेराइड भी है तो जल अपघटन होगा तो मोनोसेकेराइड पे आके रुकेगा। क्योंकि यदि टूटेगा तो सारा का सारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटेगा, नहीं टूटेगा तो कोई नहीं टूटेगा। तो इसी से संबंधित यहाँ पर बातें हैं इन्वर्ट शुगर में। सुक्रोज के जलयोजन के पश्चात ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सममोलर मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे हम अपवर्त शर्करा कहते हैं। उतारिए इसको उतारिए और लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये सब कार्बोहाइड्रेट है। अब इस स्ट्रक्चर को हम फॉर्मली तुमको बता देते हैं, देखो तुम अपने समझ जाओगे कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हालांकि हम बनाएंगे भी, ऐसा नहीं कि बनाएंगे नहीं, लेकिन तुम खुद से कर सकते हो इसको। हमको लगता है ना कि आज तुम स्ट्रक्चर बनाने वाला जो तुम्हारा काम है ना, या तो उसको नहीं करो, नहीं तो करोगे तो बड़ी टाइम लगेगा बनाने में, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। हमको कुछ नहीं लगेगा बनाने में, पता है क्यों? क्योंकि हम कॉपी करेंगे तेजी में, एगो बनाएंगे उसी से कॉपी कर लेंगे। तुम लोग तो कॉपी कर नहीं पाओगे। जाना है, ठीक, जाइए। जो कल का क्लास नहीं करेगा वो झेल नहीं पाएगा क्लास को, सवाल ही नहीं उठता है।
तुम लोग ये समझा होगा कि ऑर्गेनिक में रिएक्शन खत्म हो गया तो अब बड़ा बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, ऐसा ही ना सोचा था। हाँ तो अब और आगे अगला चैप्टर और हल्का है, पॉलीमर जो है ना इससे भी हल्का है। पता है उसमें क्या पढ़ने के लिए मिलेगा? उसमें मिलेगा तुमको दो जोड़ दो कितना होता है, कितना हल्का चैप्टर है। तो तुम लोग यही एक्सपेक्ट करते हो कि अगला चैप्टर में कुछ ऐसा ही मिलेगा। अरे बानर कहेगा, तुमको ना शौक है साइंस पढ़ने का, साइंस को शौक नहीं है बकलोल को पढ़ाने का। उसको शौक है वो खाली स्ट्रॉन्गे बच्चा को पढ़ाएगा, वो सबको पढ़ाने ही नहीं देगा अपने आप को। क्या ये हेडिंग हो चुका है आपका? देखो इधर देखिए, अल्फा डी ग्लूकोज का आप 2 मॉलिक्यूल लीजिए। अल्फा डी ग्लूकोज का कितना मॉलिक्यूल? 2। हम अभी बात कर रहे हैं मेल्टोज की। तो अल्फा डी ग्लूकोज का यदि हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो कुछ इसी तरह से हमको बॉन्ड दिखाना पड़ेगा। याद है कुछ ऐसा ही करते थे आप? आगे बोलिए क्या करें? नीचे OH OH H OH H H CH2 OH OH H H, ऐसा ही था ना? अब देखो जो पढ़ा है वो समझ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, और जो नहीं पढ़ा उसको लगेगा ये कौन सी मंत्र पढ़ रहे हैं। तो मंत्र ही समझ लो तुम। ये क्या है? ये अल्फा डी ग्लूकोज। अब आप क्या कीजिए, इसको आप कॉपी कर लीजिए, डिट्टो सेम, और कॉपी करके इधर ले लीजिए। 2 मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज आपस में मिलता है तो मेल्टोज का निर्माण होता है, और वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। तनी बताइए कैसे कैसे जुड़ेगा ये? यहाँ पर जो कार्बन है ये C1 है क्या? 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6। OH OH, यहाँ से एक H2O निकलेगा, बचेगा कौन चीज़? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जैसे ही बचेगा तब तो इसको तो फाइनली बताना पड़ेगा ना कि कहाँ से कैसे निकला है। तो हम यहाँ पर H करके इससे दिखा देते हैं, और इस बॉन्ड को एक तरफ से H और एक तरफ से OH। अब बताइए कि ये वाला जो बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, और ये वाला जो बॉन्ड है कार्बन से, ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, लेकिन वाटर के निकलने के बाद तो वो तो पास हो गया। तो ये बॉन्ड अब किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से। इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर मिलेगा ना आपको, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा बुक में, ऐसा। और अब जो स्ट्रक्चर बन गया, अब ये अल्फा डी ग्लूकोज नहीं है, अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया मेल्टोज। इट मीन्स मेल्टोज इज डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट। C1C4 ग्लाइकोसिडिक, देखिए तो जरा, एक मॉलिक्यूल का जो पार्ट आया है वो C1 से आया है, जबकि दूसरे का C4 से आया है। समझ गए? तो इसी को हम लोग मेल्टोज कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यदि तुम बनाना चाहोगे तो लिखना तो पूरा का पूरा बात पड़ेगा। तो अभी बनाओगे या घर पे जाके आराम से बनाओ? अभी ठीक है, अभी बनाइए। आपको इच्छा है कि 10 बजे तक क्लास हो? माथा आर पकड़े हो, क्या हुआ? सब जगह छुट्टी है ना? इसी का तो जायज फायदा उठाना है हम लोगों को। एक होता है कि छुट्टी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं? जायज फायदा। भूख लगता है, सबको लगता है, इसीलिए तुमको बरामदा में बैठाया है। पता था न? नहीं पता था? निकलने का मन जिस समय हो, समय आराम से बिना पूछे चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बरामदा में बैठा है कि जब मन होगा तुम चले जाना। फिर बना नहीं रहा है।
बना लिया, देखो फोटो साथे साथ खींच दिया। नहीं तनी इंतजार किया करो, जिस समय समझे उस समय सिर्फ समझो। तीर देके रुकिए मत। जो लोग बना लिए हैं वो क्या करेंगे अब, एरो देखिए इसके नीचे में दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट बनाएंगे। कंबाइंड फॉर्मेट में क्या करना है, देखो इधर कुछ नहीं, बस इस पूरी चीज को हटाइए आप, बीच में ऑक्सीजन लीजिए और दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, और उसमें अल्फा डी ग्लूकोज मत लिख देना, तब ये पूरा का पूरा पार्ट मिट जाएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टोज। आप देखिएगा बुक में ना खाली बस ऐसे ही लिखा है मेल्टोज स्ट्रक्चर बना दिया। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, हम खाली बॉन्ड बना के दिखला दिए हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये सब काम आप खुद से करो। इसका असाइनमेंट हम बनाए नहीं हैं कल, आज बनाएंगे। आज बनाएंगे तो फिर भेजेंगे, होगा तो। कम से कम मेन मेन स्ट्रक्चर बना लो, हाइड्रोजन OH ये सब तो घरों पे जाके जोड़ सकते हो क्या। इस एरो के ऊपर जो है ना क्या लिखेंगे, -H2O। -H2O मतलब एक H2O निकाल कर ये आगे का काम करेगा, और -H2O लिख के अब ये वाला काम आप घर पर कर लेना, हम मिटा रहे हैं इसको। फाइनली ये बना लेना, ज़्यादा परेशानी हो तो बुक का मदद ले सकते हो, बुक में है। हेरे तो मोबाइल चला ही रहा है, क्या ले यहाँ बैठा हुआ है, क्यों बैठा हुआ है, लेते आओ मोबाइल इधर, लो मोबाइल लो, लो जमा करो मोबाइल। जब तक बैठेगा तब तक मोबाइल यहाँ रहेगा, जिस समय जाने का मन होगा आना, मोबाइल लेके सीधे निकल जाना। जाओ बैठो, जब जाना होगा मोबाइल आके ले लेना। क्या वो हो जाएगा ना, एक लाइन लिखिए तो, एक लाइन पहले लिखिए तो आप, पहले हिंदी मीडियम वाले सुन लो, काहे कि लिखना तुमको खुद से है। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। लिखिए, हाँ लिखेंगे, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है, maltose is disaccharide of alpha D glucose in which C1 C, फिर से हिंदी में बोल रहे हैं, माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है जिसमें C1C4 ऐसे
जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडी बंधन रहता है, जिसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। इसका ये मतलब है कि मेल्टोज का भी यदि जल अपघटन हो तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज, ग्लूकोज ही ना मिलेगा। जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है, जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। माल्टोज अल्फा डी ग्लूकोज का डाइसेकेराइड है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। चलिए हेरिंग डालिए पॉलीसेकेराइड। अब एक बार फिर से देखो, ये मत कहना कि पॉलीसेकेराइड का परिभाषा हो गया। अब पॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल्स आएंगे। इसी में आपको पढ़ना है स्टार्च के बारे में, सेलुलोज के बारे में, ग्लाइकोजन के बारे में। हेडिंग डालिए पॉलीसेकेराइड, देखिए कॉपी। देखो सबसे पहला लाइन इसके बारे में लिखा हुआ है कि पॉलीसेकेराइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स इन विच मेनी मोनोसेकेराइड्स आर बॉन्डेड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो पहले भी आप समझे। पॉलीसेकेराइड का क्या मतलब? जिसके जल अपघटन से 10 से अधिक यूनिट मोनोसेकेराइड प्राप्त हो। तो 10 से अधिक यूनिट मोनोसेकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बंधन के द्वारा जुड़ा हुआ रहेगा, तभी ना आप उसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो 10 से ज़्यादा यूनिट आपको वो क्या देगा? मोनोसेकेराइड। तो सबसे पहला आप यही बात लिख लो, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कई मोनोसेकेराइड इकाइयाँ ग्लाइकोसाइड बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, इसका एग्जाम्पल है सेलुलोज, ग्लाइकोजन। इसका एग्जाम्पल है माइलोपेक्टिन, इसका एग्जाम्पल है माइलोज। तो चूंकि हम पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में स्टार्च को देख रहे हैं, सेलुलोज को देख रहे हैं, तो अब हमको एक एक करके पहले पढ़ना पड़ेगा स्टार्च के बारे में और फिर पढ़ना पड़ेगा सेलुलोज के बारे में। क्लास किसी का नहीं है ना? कितने बजे से? 9 बजे से 8 बजे से। किनका किनका क्लास है 8 बजे से? हाथ खड़ा कीजिए तो। ठीक है, 7:15 में छोड़ दिया जाएगा। हाँ सबको छोड़ दें। अरे पर हो न रे, हमें तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें। क्या एग्जाम्पल तक पहुंच गए क्या? हेडिंग डालिए स्टार्च। लिख लेते हैं तो रुकिए मत, तो फटाफट बोला कीजिए, हम आपके इंतजार में बैठे रहते हैं। देखो सबसे पहला चीज, स्टार्च फाउंड इन प्लांट्स। स्टार्च किस चीज में पाया जाता है? पेड़ पौधा में पाया जाता है। इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। यानी स्टार्च का निर्माण किस चीज से होता है? अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से। अल्फा डी ग्लूकोज विच इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। सुनिए इधर, इतनी उलझा हुआ चीज है ये। स्टार्च जो है ना, ये सबसे पहला बात पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड है यानी पॉलीमर है ये किसी मोनोसेकेराइड का। किस मोनोसेकेराइड का ये पॉलीमर है? अल्फा डी ग्लूकोज का।
लेकिन इसमें लिखता है कि इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। तो हमको अब ये समझना पड़ेगा कि एमाइलोज क्या है और एमिलोपेक्टिन क्या है। तो इससे पहले कि हम एमाइलोज और एमिलोपेक्टिन को समझें, आप दोबारा फिर से वापस आइए एमाइलोज पर। एमाइलोज भी एक पॉलीमर है और अल्फा डी ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। और एक है एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन भी पॉलीमर है, मतलब पॉलीसेकेराइड है, और वो भी किसका? अल्फा डी ग्लूकोज का। तो अब देखो थोड़ा उलझन वाला बात है कि अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को ही हम एमाइलोज कह रहे हैं और अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर को ही हम एमाइलोज कह रहे हैं। कल इसी तरह का एक लफड़ा हुआ था, कल इसी तरह का एक कुछ परेशानी इसी तरह का आया था ना कि C6H6 ग्लूकोज भी है और C6H6 फ्रक्टोज भी है। कैसे आज समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे अंतर है दोनों में, एक अल्फा एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एक पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो ये सब भी क्लियर हो जाएगा। तो एमाइलोज जो है वह भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है और एमिलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर देखो क्या है, ये हम तुमको समझाते हैं और ये अंतर तुम इसी स्ट्रक्चर से समझ जाओगे। एक बात बताओ तुम, अब हम इसको मिटा रहे हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज, इसी तरह से तुम और अल्फा डी ग्लूकोज ले लो 15-20 को लगातार। तो अल्फा डी ग्लूकोज यदि तुम लगातार लेते रहे तो ये बताओ कि यहाँ पर नीचे में क्या था? OH। यहाँ पर नीचे में क्या था? OH। ऐसा था क्या? अभी OH यहाँ और यहाँ नहीं है। यदि ये पॉलीमरेशन डाइसेकेराइड से बढ़ता हुआ ओलिगोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड से बढ़ता हुआ पॉलीसेकेराइड में इंटर कर जाए तब तो ये डिफरेंट कंपाउंड हो जाएगा। मेल्टोज में बस 2 ही मॉलिक्यूल रहना चाहिए, जबकि पॉलीसेकेराइड में तो 2 मॉलिक्यूल का कोई बैरियर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, एक और मॉलिक्यूल लीजिए यहाँ, फिर बना दीजिए, उसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जोड़ दीजिए, फिर एक मॉलिक्यूल लीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर एक मॉलिक्यूल लीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर एक मॉलिक्यूल लीजिए, फिर जोड़ दीजिए। इस तरह से जब आप लगातार जोड़ते चले जाएंगे तो आपको ये कैसा दिखेगा, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। अभी तक ये अपने आप को मेल्टोज के फॉर्म में बनाए हुए हैं, लेकिन अब ये अपने फॉर्म को चेंज करेगा। थोड़ा देखो तो इसको, क्या यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं बनेगा? ये भी एक मॉलिक्यूल वाटर को निकालेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और क्या लगता है कि इसके बाद नहीं बनेगा क्या? क्या लगता है इसके बाद नहीं बनेगा क्या? बोलिए। इसके साथ इसके बाद भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता चला जाएगा, इसके बाद भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से यदि केवल 2 ही मॉलिक्यूल पर तुम रुक गए तो वो कहलाएगा मेल्टोज, लेकिन यदि तुम 10 से अधिक यूनिट इसी तरह से लगातार जोड़ते चले गए तो ये कहलाता है एमिलोज। समझ में आया कि एमिलोज क्या है? अरे समझा एमिलोज क्या है? तो क्या है एमिलोज? एमिलोज इज पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। वहां पर भी हम यही बात लिखे, मेल्टोज में भी क्या लिखे मेल्टोज के बारे में? मेल्टोज इज डाइसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? एमिलोज इज पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। उसमें भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, इसमें भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। बस एक बेसिक डिफरेंस है कि उसमें वो डाइसेकेराइड था, केवल 2 ही मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा रहता है, और ये पॉलीसेकेराइड है। समझ गए आप? तो ये जो आप पढ़े ये है एमिलोज। अब हम इसका बनाते हैं कौन चीज़? एमिलोपेक्टिन। अगला जो पार्ट है एमिलोपेक्टिन क्या है उसको देखिए। अब आप इसके लिए हमको इसको तनी छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा करके एक तरफ ले लिए हैं और इसका एक कॉपी हम ले लेते हैं। और फिर इसको बड़ा कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अभी तुम्हारे सामने में जो है ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? एमिलोज का स्ट्रक्चर है, क्योंकि एमिलोजे को ना हम कॉपी किए थे। अब इसमें तुम क्या करो, देखो तो ये CH2OH है, इसको तुम ऐसे लिख लो, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। और इसी के अच्छा यहाँ से यदि हम OH को हटा लें
मतलब जानबूझ के इसको हटाए हैं। अब जैसे ही ये आइसोलेट हुआ, ये क्या बन गया? अल्फा डी ग्लूकोज। हालांकि बाद में हम इसको जोड़ देंगे जैसे था वैसे ही, हम इसको कॉपी करने के लिए बस ऐसा किए हैं, क्या कि हमको और भी अल्फा डी ग्लूकोज दिखाने की ज़रूरत है। तो अब देखो हम क्या किए, यहाँ पर एक अल्फा डी ग्लूकोज को यहाँ ले लिए, थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा फोटो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को इसको पकड़े, इसको कॉपी कर लिए, अब कॉपी करके देखो यहाँ डाले। अब तुम समझ रहा होगा कि हम इसमें क्या करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये हटेगा। बताओ एक बार फिर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना। इस बार जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है C1C4 के बीच नहीं बना है, इस बार बना है C1C6 के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा एक बात बताइए आप कि यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज को ऐसे ही लगातार जोड़ते चले जाएं, इसको छोड़ दो, इसको हटाओ, 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, 10 जोड़े, हेमरा चौक तक जोड़े, काली स्थान तक जोड़े, फिर बिशनपुर, सिहमा और भी तनी पहुंच गए। तो लगातार यदि हम इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे तो तुमको ऐसा नहीं लगेगा कि एक श्रृंखला बनती चली जा रही है, एक चेन बनता चला जा रहा है। किस चीज़ का चेन? अल्फा डी ग्लूकोज का चेन। तो अल्फा डी ग्लूकोज का ये जो चेन बनेगा, ये तो अनब्रांच्ड चेन बन रहा है, क्योंकि हम लगातार एक एक को जोड़ते चले जा रहे हैं। उसी अनब्रांच्ड चेन में जहां तहां आप इस OH को हटाकर कहीं दूसरा यदि आप अल्फा डी ग्लूकोज जोड़े, इसका मतलब है कि इधर जाते जाते इधर भी जाने लगे, यानी ये हो गया ब्रांचिंग। आई बात समझ में? तो ब्रांचिंग जब होने लगे तब उसको कहा जाता है एमाइलोपेक्टिन। अब अंतर समझ में आया कि एमिलोज और एमिलोपेक्टिन क्या है? बताइए तो दोनों में समानता क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है? बोथ आर पॉलीसेकेराइड, बोथ आर पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये दोनों में समानता है। अंतर क्या है? एमिलोज इज अनब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, while amylopectin is branched chain of alpha D glucose. In amylose, only C1C4 glycosidic bonds are present, but in amylopectin, C1C4 as well as C1C6 glycosidic bonds are present through branching. ये सब है ना डिफरेंस। तो अब आप समझे कि एमिलोज क्या है और एमिलोपेक्टिन क्या है? समझ में आ गया? अभी आप क्या पढ़े थे स्टार्च के बारे में? स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विच इज फॉर्म्ड बाय 2 कंपोनेंट, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन। वहाँ था ना लिखा हुआ। तो हमने आपको कहा कि स्टार्च जो बनता है वो अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, जिसमें 2 चीज़ें होती है, एक होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। एमिलोज यदि है तो ये कहना चाह रहा है कि ये अनब्रांच्ड चेन है, और एमिलोपेक्टिन है तो ये कहना चाह रहा है कि ये ब्रांच्ड चेन है। लेकिन आप एक चीज़ बताओ, है तो सबका सब अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा ये बताओ कि यदि उस पूरे स्टार्च का जो हाइड्रोलिसिस करवा दिया जाए तो C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी टूटेगा और C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी टूटेगा, और जब ये मॉलिक्यूल अलग होगा तो ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज, सबका सब क्या दे देगा? सिर्फ और सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज दे देगा। तो ऐसी स्थिति में स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा? अल्फा डी ग्लूकोज मिलेगा। अभी ग्लूकोज जो हम लोग खाते हैं, वो पीते हैं, वो सब इसी मेथड से बनाया जाता है। स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से ही ग्लूकोज मिलता है जो हम और आप यूज करते हैं। खैर, यहाँ तक के बात को समझ गए आप? तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर पर थोड़ा हम विशेष काम कर लें। अच्छा तुम ये समझा, इस स्ट्रक्चर की जटिलता को समझ रहे हो? तो स्टार्च यदि तुमको कोई कहे ना कि स्टार्च का फोटो बनाओ, तो स्टार्च का फोटो डायरेक्ट नहीं बनेगा, बनेगा एमिलोज का फोटो, और किसका बनेगा? एमिलोपेक्टिन का। अब आप देखिए इसके घटक कण के बारे में कुछ बातें जो लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई है, बस एक नया बात, 80 से 85% भाग स्टार्च का किस चीज से बनता है? एमिलोपेक्टिन से। एमिलोपेक्टिन मतलब जो ब्रांच्ड चेन है। तो 80 से 85 भाग यदि बनता है एमिलोपेक्टिन से, तो बाकी का भाग किस चीज से बनेगा? एमिलोज से, क्योंकि 2 ही चीज़ तो होता है, एक होता है एमिलोज और एक होता है एमिलोपेक्टिन। तो स्टार्च के बारे में जब हम ये पढ़े कि वो उसमें 2 कंपोनेंट होता है, एक एमिलोपेक्टिन और एक एमाइलोज, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने लगे? एमिलोज के बारे में।
लिखा हुआ है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड 80 to 85% पार्ट ऑफ स्टार्च इज फाउंड बाय इट. It is branched chain of glucose in which C1C4 glycosidic linkage is formed, which is bonded by branched chain through C1C6 glycosidic linkage. क्या इस बात को समझ गए आप? अभी जो बताए वही है ना ये. हिंदी में देखिए, यह पानी में अघुलनशील होता है तथा 80 से 85% भाग स्टार्च का निर्माण इसी से होता है. यह ग्लूकोज की शाखित श्रृंखला है. शाखित श्रृंखला, एक था अशाखित, ये था शाखित. ग्लूकोज का C1C4 कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है तथा इसका शाखन C1C6 ग्लाइकोसिडिक बंधन बनाने से होता है. फिर ये फिर और यहाँ पर दोनों सेम ही लिखा गया है. ठीक है, हम चेंज कर देते हैं. ग्लूकोज का C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा होता है तो इसका यहाँ पर होगा C4. जब आप लिखेंगे तो याद दिला दीजिएगा. अभी आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, C4. तो जब आप एमिलोपेक्टिन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर फोटो किसका बनेगा, एमिलोपेक्टिन का. चलो जो लोग ऑनलाइन हैं देख लीजिए. बस यहाँ पर आपको कर देना है C4. और इंग्लिश मीडियम में ठीक है कि नहीं रे, उसमें ठीक है, समझ गए आप. इसके बाद एमिलोपेक्टिन का फोटो बना लेना. ठीक है, हाँ हम तो उसी समय से कह रहे हैं आपको जाना है. आप ही हैं जो परेशान है. हम कहते हैं तनी देर और बैठिए, जाइए मोबाइल लाइए, जाइए बैठिए. हो गया, हो गया लिखा हुआ. और इस सब को तो अभी छुट्टी दे देंगे आपको. पढ़ाएंगे हम अभी से 3-4 घंटा रगड़ेंगे तुमको अभी हम कॉपी पर. तुम्हारा बहुत मेरी की चढ़ाते हैं क्लास करने का. अब अगला जो टॉपिक है वो है, पहले इसको देख लो, समझ लो, बाद में लिखना. घरों जाना है. हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं. और घर चल के बोलता है पढ़ाने के लिए. अगला क्या है देखो, एमिलोज. इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है. खैर कोई बात नहीं, एमिलोज के बारे में लिखा हुआ नहीं, लिखा देंगे. ठीक है, लिखा देंगे. लिखना शुरू करो. ये छूट रहा है. पहले तुम बताओ लिखा कहाँ तक है. ये पूरा हो चुका है. ये वाला सारा बात लिख चुके हो. लिखो तो इसको. इसमें कुछ मिसिंग है, इसीलिए ना बोले थे कि डायरेक्ट हम तुमको लिंक नहीं भेज सकते. इसमें कुछ अरे ये टाइपिंग के लिए दिए थे ना, तो ये कंप्लीट नहीं कर पाया पूरा काम. लेकिन इतना है कि तुम्हारा काम हो जाएगा इससे. चूंकि दोनों मीडियम साथ में है तो इसकी ज़रूरत पड़ रही थी. रात हमको याद आया कि इसका टाइपिंग है किया हुआ. चल जाओ घर. एकदम दौड़ले भाग जाना. हमारा फेरा में पड़ोगे, बड़ा आदमी तो हम हीरा हैं. नहीं चले जाओ घर. जब भी क्लास चलेगा 1-2 घंटा कहे लो, जोटे दिन कटोगे. नहीं निकलो, हमारा पगला ना थोड़े है. ठीक है, हाँ मिलेंगे फिर. हाँ ठीक. हाँ तो ऐसे भी अब छुट्टी रहेगा. 15 तारीख से आना डायरेक्ट. 15 तारीख से एग्जाम है बीच में. चल जल्दी करो. एमिलोज और एमिलोपेक्टिन खत्म कर लो, छोड़ देंगे. देख लो इधर, एमिलोज, एमिलोपेक्टिन और सेलुलोज. अब इसी में बस स्ट्रक्चर है. इसके बाद अब स्ट्रक्चर कम है. इतना लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर अब आपको नहीं मिलेगा. अच्छा अब आप बताइए कि आप यदि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, ये सब ग्लूकोज फ्रक्टोज को नहीं समझते तो क्या ये सब स्ट्रक्चर आपको समझ में आता कभी?
और यदि उसको समझ गए होंगे और टेक्निक समझ गए होंगे तो आप खुद से चीज़ों को कर सकते हैं। बढ़े आगे। यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हेडिंग डालिए तो एमिलोपेक्टिन। किसका? स्टार्च का। बोले ना स्टार्च का डायरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हो, पहले ये दोनों का बनेगा तब उसका बनेगा। अब बनाना क्या है, जब ये दोनों बन गया तो वो बनाना ही नहीं है। अब सोचो ना कि इसका अकेला बनाओगे तो कॉपी में बनाने में नहीं होगा, दोनों को साथ करके क्या बनाओ, खाली लिख देंगे कि 80 से 85% भाग एमिलोज ये एमिलोपेक्टिन रहता है और 15 से 20% भाग एमिलोज का रहता है। एमिलोज और एमिलोपेक्टिन बना ही दिया तो उसको बनाना नहीं होता है। तुमसे यदि कोई स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में पूछता है तो तुम सीधा बता दो कि स्टार्च जो है ना ये अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, और अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर उसमें दो तरह का रहता है, एक को हम लोग एमिलोज कहते हैं और एक को हम लोग एमिलोपेक्टिन कहते हैं। दोनों का दोनों पॉलीसेकेराइड होता है, एमिलोज भी और एमिलोपेक्टिन भी। एमिलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है और एमिलोज जो है वो अनब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। खाली इसमें ये बताना पड़ता है कि किसके किसके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। एमिलोज में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है और एमिलोपेक्टिन में ब्रांचिंग में स्ट्रेट चेन में C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और ब्रांचिंग में C1C6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रहता है। एक वाटर में सॉल्युबल होता है, एक वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। जो ब्रांच्ड है वह वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, जो अनब्रांच्ड है वह वाटर में सॉल्युबल होगा। इसलिए कहे कि जो ब्रांच्ड हो गया उसका OH ग्रुप खत्म हो गया, OH रहेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, पानी में घुल जाएगा। लेकिन ब्रांचिंग होने से वो उस जैसे यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ ब्रांचिंग हो गया तो OCC, क्या ये इथर फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड या तो नहीं बनेगा या बनेगा तो बहुत वीक बॉन्ड बनेगा, तो जिसकी वजह से इसका जो सॉल्वेशन होता है पानी में बहुत कम होता है, लेकिन एमिलोज पानी में घुल जाता है। तो क्या आप ये हेडिंग डाल दिए हैं? लिखिए तो। यहाँ समझ लो, यदि तुम घर पर जाके बना सकते हो तो घर पर बैठ के आराम से बनाना, और इसमें तुमको एनसीईआरटी का बुक हेल्प करेगा। तुम कहोगे तो हम उसका फ़ोटो भेज देंगे, जो यहाँ बनाए हैं एकदम वही मिलेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लिंक भी भेजेंगे ना आपको तो अटपटांगे आपको दिखेगा वो। ऐसे हम कर देते हैं उसको ढंग से। बस खाली हिंदी मीडियम वाले लोग एक जगह चेंज कर लेंगे, गलती है, यहाँ पर C1C4 होगा। यह पानी में अघुलनशील होता है तथा 80 से 85% भाग स्टार्च का निर्माण इसी से होता है। यह ग्लूकोज का शाखी श्रृंखला है। ग्लूकोज का C1C4 कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है तथा इसका शाखन C1C6 कार्बन द्वारा ग्लाइकोसिडिक बंधन बनाने से होता है। It is insoluble in water and 80 to 85% part of starch is formed by it. It is a branched chain of glucose in which C1C4 glycosidic linkage is formed, which is bonded by branched chain through C1C6 glycosidic linkage. और इस बड़े बड़े स्ट्रक्चर को देख के घबराओ मत, क्वेश्चन जनरली स्ट्रक्चर से नहीं पूछता, ये बस समझने के लिए था। जो पूछता है वो बहुत साधारण और बहुत सिंपल है। एग्जाम के लिए तुम टेंशन एकदम मत लो, तुम खाली पढ़ने के लिए टेंशन लो कि क्लास में जो चलता है वो तुमको समझ में आना चाहिए। एग्जाम अर्थ तुम अब सही बता रहे हैं कि थोड़ा भी यदि ध्यान से पढ़ा होगा ना तो ऐसे एग्जाम पास कर जाओगे। एग्जाम में कुछ रहता थोड़ी है, और तुमको लगता है कि नहीं पढ़ पाए हो फेल हो जाएगा तब अलग बात है। इंटर का जो सिलेबस है ना रे समुद्र है, एक बार घुसोगे तो लगेगा कि निकल ही नहीं पा रहे हैं, उलझ के रह गए। एक साल सिलेबस खत्म होता है ना तो हम लोग को लगता है कि अरे हुआ बाप रे हो गया, ये वाला फीलिंग आता है। सिलेबस खत्म करना एक बहुत बड़ा हरकुलियन टास्क है केमिस्ट्री में, और इसीलिए हमको इस एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ जाती है। हम तो इंतज़ार में रहते हैं दिवाली और छठ में। करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं, हर एक साल करना पड़ता है। इस साल तो नहीं ज़्यादा हो गया, इतना नहीं होता था।
इस साल अभी हुआ, अभी 5 दिन और ऐसा ही चलेगा। नहीं, पिछला बार तो और ज़्यादा एग्जाम लेता था, महीने महीने एग्जाम लेता था। उस समय तो हर मंथ एग्जाम होता था, लेकिन छुट्टी नहीं देते थे मंथ में। क्लास बंद नहीं रहता था, ऑनलाइन दे देते थे लेक्चर। इसीलिए ना सारा व्यवस्था इसीलिए लगा हुआ है कि किसी का भी कभी डिस्टर्ब हुआ तो क्लास लाइव होगा, काम होगा। हो गया जी, लिखा हुआ। अब तुम खाली ध्यान से यहाँ देखो, और घर पे जाके स्ट्रक्चर मन हो तो बनाना, यहाँ बनाने का मन हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बनाना कैसे है, किसका? एमिलोपेक्टिन का। तुम कैसे बनाओगे और हम कैसे बनाएंगे, दोनों में अंतर है। हम कॉपी करके बनाएंगे और तुम तो कॉपी कर नहीं पाओगे, तो हम तुम्हारे तरीका को फॉलो करते हैं। तुमको हम बताते हैं कि तुमको क्या करना चाहिए। शुरू करें बताना? देखो इधर, तुम्हारे तरीका को हम पूरा नहीं करेंगे, काहे कि पूरा करेंगे तो हमको भर दिन बिना मतलब का लगेगा। इधर देखो क्या करना है तुमको। एमिलोपेक्टिन में अल्फा डी अल्फा डी अल्फा डी अल्फा डी एक चेन चलेगा, और चेन के बाद फिर ब्रांचिंग होगा। तो तुमको इस तरह से बनाना है। एक बना लिया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना, ओ दूसरा बना लिए, फिर यहां क्या करना है, ऐसे ओ, फिर यहां पर तीसरा बना लेना, और तीसरा बना के ना इस तरह से डॉट डाल देना, इस तरह से डॉट। इस डॉट का क्या मतलब, ये तो तीन को जोड़ा, मतलब ये आगे भी जोड़ता चला जाएगा। देखो हम स्केलेटन तैयार कर रहे हैं ताकि तुम समझ सको कि हमको काम करना कैसे है। बाद में कि इस सब में तो इस तरह से बॉन्ड तो बना ही सकते हो ना तुम, और पीछे देख के बना लेना उस चीज़ को। ऐसे हम ये लिंक भेज भी देंगे आपको, हम फ्रेश वाला बना के। हम खाली तरीका बताए कि तुम इस तरह से चलोगे तो बनेगा। अच्छा, सिर्फ यदि हम इतना करके सारा बॉन्ड दिखा के एच एच सबको जोड़ दें तो ये क्या है? अब ये है एमिलोज, जबकि आप बना क्या रहे हैं? एमिलोपेक्टिन बना रहे हैं। तो एमिलोपेक्टिन को बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, याद करो। यहीं पर ना C1, यहीं पर ना C6 था, तो यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दो, और फिर यहाँ पर, समझ गए आप? इस तरह से तुम बुक में देखोगे ना, तो बुक में यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल को जोड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, ब्रांचिंग के थ्रू भी थोड़ा और ज़्यादा मॉलिक्यूल जुड़ गया। ब्रांचिंग में क्या को मॉलिक्यूल उधर जोड़ा, दो को, तो दो को भी जोड़ सकते हो, एक भी जोड़ सकते हो। बुक में देखोगे तो दो जोड़ा हुआ है। तो जो बुक में बना हुआ है वही हम बनाते हैं। अब जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है? एमिलोपेक्टिन। लेकिन ये तब होगा जब आप हाइड्रोजन फैलना चलना जो है सब प्रॉपर जगह पर एडजस्ट करेंगे। तो ये बनाने का शुरुआती तरीका है, इससे आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब हम जो बनाएंगे तो हम तो थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। हमारा तो सिस्टम यहाँ पर अलग लगा हुआ है, इसे कॉपी उपी हो जाएगा, फटाफट काम होगा। देखो हम एक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। हम एक स्ट्रक्चर को इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं कि इसी स्ट्रक्चर को अब हम घुमा देंगे। बताओ इधर क्या लगेगा? इधर OH लगेगा। अल्फा डी ग्लूकोज, ऊपर क्या रहता है? H, इधर OH, OH H, OH H, OH H, OH H, H, CH2। यहीं पर OH ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों ठीक है, दोनों चलेगा। एक ही बात हुआ, ये अलग बात नहीं हुआ। अब हम इसको फटाफट कितना बार कॉपी करेंगे पता है तुमको? अब हम इसको 5 बार कॉपी करेंगे। रामे जी राम, दुए राम दो, तीने राम तीन, चारे राम चार,
हो 4 में तो नहीं गड़बड़ाया है। 4 एक मिनट सुनो, एक मिनट। यहाँ पर ये CH2 के बाद O से जुड़ेगा, तो हम ओवरलैप करवा दिए हैं। ओवरलैप करवाने से क्या होगा कि यहाँ से हम इसको, ओ अच्छा ये गड़बड़ हुआ है। ठीक बोलो, ठीक ठीक है, ठीक है। थोड़ा और इसका साइज छोटा करना पड़ेगा। हम प्रॉपर बना के तुमको दे देते हैं कि तुमको घर पे दिक्कत ज़्यादा नहीं हो। सिर्फ इतना कर देंगे तो समझ में आ गया ना कि क्या हो जाएगा। ये एमिलोज तो खैर अपने से तुम बनाओगे, उसमें हम तुम्हारा हेल्प नहीं करेंगे। डाला नहीं जोड़ता है ट्रैक्टर, ऐसे कर देंगे। और एक और मॉलिक्यूल कॉपी कर लो। एक और मॉलिक्यूल कॉपी करके वो क्या करना है, इससे इसको जोड़ना है। सब गड़बड़ा रहा है। नहीं जी, बनाना नहीं पड़ेगा। अब सब देखो, रॉ मटेरियल जो है ना तैयार है। अब खाली जोड़ना सीख लो, बस जोड़ना ही तो है। बोलिए तो फटाफट क्या क्या करना है। जोड़िए कुछ डिफरेंट कलर से, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए कि कहाँ। ब्लू कलर ले लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पर जुड़ेगा ओ, यहाँ पर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा देखो यहाँ पर क्या करो तो H को सिर्फ हटा दो, ठीक है। H को हटा के, और देखोगे ना बुक में ऐसा सिंबल दे दिया है। ऐसा सिंबल का मतलब वही डॉटेड लाइन होता है, इसका मतलब है कि ये आगे जुड़ता चला जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या कीजिए, एक लाइन खींच के और इस तरह से कर दीजिए। ये भी किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये आगे जुड़ता चला जाएगा। इसमें जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है C1C6, बताइए यहीं पर है ना। ओ, एक बॉन्ड वहाँ पर है। इसको थोड़ा छोटा करके दिखा देते हैं ताकि देखने में कोई परेशानी आपको नहीं हो। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्लियरली नज़र आ रहा है। और एक जगह और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ठीक है। अब यदि हम इसका नंबरिंग करें तो नंबरिंग किस तरह से पड़ेगा बताइए। 1 2 3 4 5 6। इसका 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। पता है गलती हुआ, वहाँ नंबरिंग भी कर देती थी, बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। बस यही करना है। तो यही हो गया एमिलोपेक्टिन। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर हुआ। तो इसको घर पे जाके सब कलाकारी करोगे तुम। क्लियर है। चलो, मतलब एगो एमिलोज नहीं लिखेगा, छोड़ दें आज क्या। सुनो एक मिनट रुको रुको रुको। ये जितना जगह में होगा उतना जगह छोड़ दो, ठीक है। एक लाइन खाली लिख लो, तब ना तुम एमिलोज का बना के लाओगे, नहीं तो कल फिर एमिलोज हमको क्लास में बताना पड़ेगा। एमिलोज का लिख लो तो बस एक लाइन, यहाँ लिखा हुआ नहीं था। एमिलोज खत्म कर लो इसको, ताकि स्टार्च खत्म हो जाए। ये फोटो समझ गया ना। अब देखो अगला जो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ लिखा हुआ में ये पूरा लिख लिया था ना तुम। इसके बाद देखो एमिलोपेक्टिन तो आया, लेकिन एमिलोपेक्टिन के बाद फोटो का जगह छोड़ा हुआ, फिर सेलुलोज आ गया। एमिलोज के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई ना, उसके बारे में लिखो सब। कितना जगह छोड़ेगा। तुम एक काम करो, तुम उतार के आना, जगह देख लेना, ठीक है। हम कल लिखा देंगे। इधर सुनो, इतना में जितना में लिखोगे उसके बाद इसमें वैसे क्या भाषा में क्या लिखाएगा।
पहले तो हेडिंग पड़ेगा एकदम मस्त लाल रंग में, और उसको हम क्या बोलेंगे, एमिलोज इज पॉलीसेकेराइड ऑफ, एमिलोज इज अनब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इन विच C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित पॉलीसेकेराइड है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसाइडिक बंधन रहता है। ये बात लिखने के बाद फोटो बनेगा ये, इस फोटो में खाली ये दोनों हटा दीजिएगा, यहाँ पर OH, बाद बाकी ये सीधा सीधा दिखा देना, वो क्या हो जाएगा, एमिलोज। कर लेंगे आप, लिखा दें क्या इसको, तो कल ही सब करके लाइएगा आप, एमिलोज पूरा खत्म करके आएगा, कल सिल्लोज से हम स्टार्ट करेंगे। भाषा क्या बोलें फिर से सुनो, इस फोटो के बाद हेडिंग क्या डालेगा, एमिलोज। हम बोलेंगे कि एमिलोज अल्फा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहे हैं, सुन लो बढ़िया से, ये नहीं कि फिर कल लिख के नहीं आन लाना, उम्मीद है इतना कर लोगे। एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित पॉलीसेकेराइड है, सेंटेंस सुनाई पड़ा, एमिलोज अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित पॉलीसेकेराइड है जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक बंधन रहता है, दैट्स ऑल। अच्छा एक बात और, 15 से 20% भाग स्टार्च का निर्माण इसी से होता है और यह पानी में घुलनशील होता है, ये लिखना है। हाँ वहीं से देखो, ऊपर जो पार्ट है ना लिखा हुआ, उसी से लिख लेना, जो पीछे लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि स्टार्च के 80 से 85% भाग का निर्माण एमिलोपेक्टिन से होता है, इसमें क्या लिखेंगे, 15 से 20% भाग का निर्माण इसी से होता है, उसमें आप क्या लिखें आगे, वह पानी में अघुलनशील होता है, इसमें क्या लिखेंगे, यह पानी में घुलनशील होता है, इसमें खाली बस ये लिख देना नीचे में जो लाइन अब बोले हैं, यह अल्फा डी ग्लूकोज का अशाखित पॉलीसेकेराइड जिसमें C1C4 ग्लाइकोसिडिक। अरे तुम समझ गया है ना बात, भाषा अपना देना, भाषा दे के ये फोटो बना के लाएगा, कल सेलुलोज और उससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्लास कंबाइंड चलेगा, क्लास कल 8, सवा 8, साढ़े 8 तक चलेगा, और हम इसका लिंक भी भेज देते हैं, यदि हेल्प मिल सके तो ले लीजिएगा।